सॉरी, थोड़ी वीडियो कट हो गई थी जिसकी वजह से मैंने रीस्टार्ट की है वीडियो। और इसकी भी थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं। जी, तो हम बात कर रहे थे सेल के न्यूक्लियस की। और सेल में हमने देखा कि एक फ्लूइड होता है और डार्क कलर का स्ट्रक्चर होता है और कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी रहती हैं एक्स शेप की। तो बात करते हैं इस फ्लूइड की। ये फ्लूइड क्या कहलाता है हमारे पास? ये कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे हमारे पास हमने पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म होता है, उसी तरह हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, एक फ्लूइड होता है जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जिसके अंदर हमारे पास होता है हिस्टोन प्रोटीन्स। मैं बताता हूँ ये क्या है हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन। दूसरा है हमारे पास क्या है, दूसरा है हमारे पास, दूसरी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास लिख लेते हैं कि क्या है दूसरा हमारे पास। दूसरा हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स भी मैं बताता हूँ अभी क्या है। सही है, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, प्लस में हमारे पास कुछ आयन्स होते हैं और बस कुछ नाइट्रोजीनियस बेसेस होते हैं, नाइट्रोजीनियस बेसेस। बात करते हैं सबसे पहले हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म की। न्यूक्लियोप्लाज्म एक फ्लूइड होता है जो हमारे पास न्यूक्लियस में पाया जाता है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स पाई जाती हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स हमारे पास क्रोमोसोम के अंदर डीएनए में पाई जाती हैं। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन्स को यानी कवर अप करता रहता है। सही है। दूसरी बात ये कि हिस्टोन प्रोटीन्स बस कवर अप करने के लिए होते हैं और एक ट्रू न्यूक्लियस बनाने के लिए होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ये एक हम जो न्यूक्लियस देख रहे हैं वो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल का है। अगर आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में नहीं पता तो मेरी पिछली वीडियो या उससे पहली वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें मैंने डिटेल में उसको डिस्कवर किया है। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो है हमारे पास, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स का जो एक शेप है वो भी मैं आपको अभी इसी वीडियो में बताऊंगा। दूसरी बात यह कि नाइट्रोजनियस बेस भी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। तो फ्लूइड का मैंने बता दिया कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। दूसरी बात यह कि जो डार्क स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियो NUCLEO, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियोलस हमारे पास एक डार्क स्ट्रक्चर होता है जो हमारे पास क्या करवाता है, राइबोसोम की सिंथेसिस करवाता है। राइबोसोम खुद क्या करवा रहा था, प्रोटीन बनवा रहा था, और जो न्यूक्लियोलस है वो राइबोसोम को बनवाता है। सही है। तो ये क्या करवाएगा हमारे पास, राइबोसोम बनवाएगा, राइबोसोम सिंथेसिस। राइबोसोम सिंथेसिस। सही है। और जो दो आप ये शेप देख रहे हैं, एक्स शेप, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स। अब बात करते हैं डिटेल में इनके बारे में। मैं ये सारा मिटा देता हूँ। सही है, तब तक आप थोड़ा नोट कर लें। जैसा कि आपने पहले देखा कि हमारे पास एक क्रोमोसोम था। अब अगर हम क्रोमोसोम को जूम करें, ये क्रोमोसोम है। सही है, ये मैंने जूम किया है, यानी बस आप ऐसे ही समझ लें कि ये क्रोमोसोम है। सही है, ये क्रोमोसोम है। इन क्रोमोसोम में हमारे पास क्या होता है कि जो डीएनए होता है इनके अंदर होता है। यानी अगर हम एक स्ट्रैंड, ये दो स्ट्रैंड्स है ना, एक स्ट्रैंड ऐसे पढ़िए, दूसरी ऐसे पढ़िए। ये जो स्ट्रैंड है ये हमारे पास कहलाती है एक स्ट्रैंड क्रोमेट। दोनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे, क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड्स। सही है, दोनों को मिलाकर हम बोलेंगे। सही है, क्रोमेटिड्स। अगर हम एक को देखें, सही है, ये डबल कब बनती है, जब हमारे पास सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन यानी सेल को डिवाइड करने वाला प्रोसेस, उसमें ये डबल हो जाती है। तो अगर हम सिंगल को देखें तो ये हमारे पास एक क्रोमेटिड है, एक क्रोमोसोम है।
ये जब डिवाइड होती हैं, सेल डिवाइड होता है तो ये अपने आप को डबल बना देती हैं माइटोसिस में, और उसमें भी मियोसिस में भी। तो ये जो डबल बनाती है ये अपनी एक सेम कॉपी बना देती है, इसको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड, सही है। दूसरी बात ये कि इसके अंदर एक क्रोमेटिड या दूसरी को, क्योंकि अब मैंने आपको क्या बोला कि ये जो दूसरी स्ट्रैंड बनी है, यानी जो दूसरी इसकी कॉपी बनी है, ये कब बनती है? जब सेल डिवीजन होती है। अब ये ज़ाहिरी बात है, इसकी कॉपी है तो सेम इसकी तरह ही होगी, जो फंक्शन इसमें होंगे वो उसी में दूसरी में भी होंगे, सिस्टर क्रोमेटिड में। तो इनमें से कोई भी एक उठा लें, सेम बात है, सही है, इसमें सेम चीज़ें हैं सारी। तो एक को उठा लें, इसके अंदर हमारे पास मिलेगा एक हेलिकल स्ट्रक्चर, एक हेलिकल स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम बोलते हैं डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म हमारे पास क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है डीएनए का। तो डीएनए हमारे पास होता है, डीएनए के अंदर हमारे पास क्या होता है? ये अगर हमारे पास डीएनए है तो ये डीएनए का एक मैं छोटा सा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये हमारे पास है एक डार्क स्ट्रक्चर जिसको हमने बोला था हिस्टोन प्रोटीन। ये जो डीएनए है इसको ऐसे कवर अप कर रहा होता है, सही है, ऐसे कवर अप कर रहा होता है एक हिस्टोन को। अगर हम देखें कि ये जो कवर अप्स हैं ये हमारे पास हैं 200 इसमें, यानी जो कवर अप में ना, एक मिनट इस बात को छोड़ें आप, पहले आपको मेन रीज़न तो बता दें कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास कैसे होते हैं कि हमारे पास वो डीएनए बनाता है, वो हमारे पास यानी कि आप मान लें कि बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए है, फंक्शनल एंड बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए। तो एक न्यूक्लियोटाइड कैसे होता है? हज़ारों न्यूक्लियोटाइड मिलकर हमारे पास एक डीएनए का, हज़ारों यानी नहीं, खरबें, लाखों, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं कि एक डीएनए का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर होता है ऑक्सीजन और होता है पेंटोज शुगर, जिसमें हमारे पास नंबर 1 कार्बन पे लगा होता है कोई भी एक नाइट्रोजीनियस बेस, और 5वें नंबर कार्बन पे लगा होता है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, सेम है, हर न्यूक्लियोटाइड में ये सेम रहेगा। ये जो फॉस्फेट ग्रुप है हर न्यूक्लियोटाइड में, चाहे आप आरएनए का न्यूक्लियोटाइड देख लें, चाहे आप डीएनए का कोई भी न्यूक्लियोटाइड देख लें, उसमें जो ये फॉस्फोरस है वो कांस्टेंट रहेगा, वो हमेशा सेम रहेगा, इसमें चेंजिंग नहीं आएगी। चेंजिंग जो आएगी हमारे पास वो होगी हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेस में। अगर हम इस फॉस्फोरस को हटा लें, सिर्फ नाइट्रोजीनियस बेस लगा दें, किसके साथ? पेंटोज शुगर के साथ। ये पेंटोज शुगर है ना, 1 2 3 4 5 कार्बन है ना इसके पास, सही है, 5 कार्बन है इसके पास। 5 कार्बन वाली शुगर को हम बोलते हैं पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर की अगर 1 नंबर कार्बन पर नाइट्रोजनस बेस लगा हो और 5 पर फॉस्फोरस ग्रुप नहीं लगा हो तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं इसको, सही है, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। और अगर इसमें 5 नंबर कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप लगा हो, क्या लगा हो? फॉस्फेट ग्रुप लगा हो, तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये टाइड आ रहा है, ये साइड आ रहा है, यानी साइड और टाइड का फ़र्क है। तो ये हमारे पास एक नाइट्रोजीनियस यानी कि बायोलॉजिकल वर्ड्स हैं जो हमारे पास एक मखसूस कंडीशन के लिए बनाए गए हैं। अगर हमारे पास न्यूक्लियोटाइड पर नाइट्रोजीनियस बेस का सिर्फ डेरा है तो उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड, और अगर नाइट्रोजीनियस बेस और फॉस्फोरिक एसिड दोनों हैं तो हमारे पास क्या कहलाएगा? ये न्यूक्लियोटाइड, सही है। तो ये था एक हमारे पास क्या था? एक न्यूक्लियोटाइड था, ये न्यूक्लियोटाइड हो गया, सही है। ऐसे हज़ारों न्यूक्लियोटाइड मिलकर हमारे पास 2 स्ट्रैंड्स बनाते हैं डीएनए के। यानी ये जो एक डीएनए की स्ट्रैंड आपको नज़र आ रही है, इसमें अरबों खरबों लाखों मॉलिक्यूल्स होंगे इसके, किसके? न्यूक्लियोटाइड्स के,
ये हमारे पास हो गया न्यूक्लियोटाइड। अब हम आते हैं नाइट्रोजनियस बेस। नाइट्रोजनियस बेस हमारे पास क्या है? नाइट्रोजनियस बेस वो चीज़ है जिसमें हमारे पास कोई भी चीज़, अगर आप प्रोटीन उठा लें, अगर हमारे पास कोई भी कार्बोहाइड्रेट उठा लें, तो उसमें हमारे पास अगर किसी कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजनियस बेस की यानी मॉडिफिकेशन है, उसमें नाइट्रोजन ऐड है, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं नाइट्रोजनियस बेस। जैसे कि हमारे पास हमारा एक वेस्ट है जो हमारे पास हम एनस से एक्सक्रीट करते हैं, तो वो हमारे पास क्यों कहलाता है नाइट्रोजनस बेस? क्योंकि हमारे पास उसमें नाइट्रोजन मौजूद होती है, और नाइट्रोजन हमारे पास अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाए तो हमारे ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स के लिए हमारे पास वो हार्मफुल हो जाती है। तो बात करते हैं अभी किस चीज़ की? बात करते हैं नाइट्रोजनस बेस की। ये पेंटोस शुगर है, क्या बन गया ये? पेंटोस शुगर है। इस पे लगा है एडेनिन। मैं बताता हूँ एडेनिन क्या है। ये फॉस्फोरस लगा है। एडेनिन एक नाइट्रोजनस बेस है। नाइट्रोजनस बेस से हमारे पास टोटल 5 टाइप्स के, लेकिन हर मॉलिक्यूल्स में हमारे पास डिफरेंट, क्या एक का डिफरेंट होता है हर मॉलिक्यूल में। जैसे कि हमारे पास डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये दोनों स्ट्रैंड्स एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, सही है, एक डीएनए का मॉलिक्यूल ये है। अगर हम इसमें देखें तो डीएनए में जो है हमारे पास एक नाइट्रोजनस बेस एब्सेंट होता है। वो मैं सारा बताऊंगा कि क्या क्या एब्सेंट होता है। पहले हम पढ़ लेते हैं कि 5 टाइप्स कितने हैं और नाइट्रोजनस बेस कैसे होते हैं। 5 टाइप्स के होते हैं नाइट्रोजनस बेस। कितने टाइप्स के? 5 टाइप्स के। 5 टाइप्स, सही है। 5 टाइप्स अगर हम देखें कि उसमें हमारे पास होता है एक प्यूरिन्स, दूसरा होता है पायरीमिडीन्स। प्यूरिन्स जो है होती है वो हमारे पास क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, सॉरी डबल रिंग। इसमें जो कार्बन की रिंग होती है वो डबल रिंग होती है, यानी दो रिंग्स होती हैं इसके स्ट्रक्चर में, प्यूरिन्स के स्ट्रक्चर में। ये दोनों नाइट्रोजनस बेसिस है, सही है। और इसमें हमारे पास होती है सिंगल रिंग, दोनों में सिंगल रिंग्स होती हैं। प्यूरिन्स की अगर हम टाइप्स देखें तो हमारे पास 2 टाइप्स के नाइट्रोजनस बेस हैं। एक है हमारे पास एडेनिन, जो अभी मैंने लिखा था पीछे एक न्यूक्लियोटाइड में। दूसरा होता है गुआनिन। ये दोनों नाइट्रोजनस बेसिस हैं। इसको हम शो करते हैं कैपिटल G से, इसको हम शो करते हैं कैपिटल A से, सही है। इसकी टाइप्स है हमारे पास 3 टाइप्स। एक होता है हमारे पास साइटोसिन, दूसरा होता है थायमिन, और तीसरा होता है हमारे पास यूरेसिल, सही है, यूरेसिल होता है। ये भी हमारे पास एक नाइट्रोजनस बेस है, ये भी हमारे पास एक नाइट्रोजनस बेस है, ये भी हमारे पास एक नाइट्रोजनस बेस है, और ये दोनों भी, सही है। फर्क क्या है? ये जो दोनों नाइट्रोजनस बेसिस हैं इनमें 2 स्ट्रक्चर्स रिंग्स के हैं, यानी ये जो स्ट्रक्चर इसका होगा इसमें 2 रिंग्स होंगी जो आपस में फ्यूज्ड हुई होंगी, सही है। इसमें भी 2 होंगी जो फ्यूज्ड हुई होंगी। ये जो स्ट्रक्चर तीनों दिख रहे हैं आपको, इसमें एक रिंग होगी, इसमें एक रिंग होगी जिसमें नाइट्रोजन ऐड होगा एक रिंग में। नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये 5 ही जो हैं, ये 2 ये 3, ये 5 ही नाइट्रोजनस बेसिस हैं। इसमें नाइट्रोजन 5 में ही ऐड होगी। इसमें 2 रिंग्स हैं तो इसमें नाइट्रोजन ऐड होगी, 1 या 2 में रिंग में ऐड होगी, सही है। इसमें भी ऐड होगी, इसमें भी ऐड होगी ज़रूर, क्योंकि ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं। तो आपने ये दिख लिया कि हमारे पास जो है ये 5 टाइप्स के होते हैं। अब मैं एक अहम पॉइंट यहाँ पर लिख रहा हूँ, सही है, जिसका नाम है चारगर्स रूल। चारगर्स रूल हमारे पास क्या है? चारगर्स रूल एक अहम पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं एडेनिन डबल बॉन्ड थायमिन
एंड थायमीन डबल बॉन्ड एडेनिन। गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन, साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड गुआनिन। ये एक रूल है जो हमारे पास बनाया गया है। क्या? इस रूल को हम बोलते हैं चारगर्स रूल। चारगर्स रूल का माना था कि एडेनिन जो है वो अगर किसी और न्यूक्लियोटाइड के नाइट्रोजनस बेस से मिलेगा तो वो क्या बनाएगा हमारे पास? वो हमारे पास बनाएगा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बनाएगा जब, तो इसमें हमारे पास अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। और दूसरी बात ये कि जो नाइट्रोजनस बेस जो है न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसमें डीएनए की जो फ्यूजन हुई है वो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा तेज़ी और बहुत ही ज़्यादा यानी प्रेशर से हुई है। प्रेशर यानी नहीं, एक मजबूती से हुई है। तो ये बात मैं करना चाहता हूँ कि चारगर्स रूल ये बताना चाहता था कि एडेनिन जो है वो हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा एक और न्यूक्लियोटाइड के नाइट्रोजीनियस बेस से। मेरी आप बात समझ रहे हैं? एडेनिन जो है वो डबल बॉन्ड बनाएगा दूसरे न्यूक्लियोटाइड के नाइट्रोजनस बेस से, अपने न्यूक्लियोटाइड के नाइट्रोजनस बेस से नहीं बनाएगा, क्योंकि ये अपना न्यूक्लियोटाइड एक है जिसके पास नाइट्रोजनस बेस है। एक न्यूक्लियोटाइड के पास दो नाइट्रोजनस बेसेस नहीं हो सकते, एक ही होगा। अगर एक के पास एडेनिन है तो दूसरे के पास थायमीन होगा, एक के पास थायमीन है तो दूसरे के पास एडेनिन होगा। एडेनिन और थायमीन हमेशा आपस में मिलेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि एडेनिन हमेशा साइटोसिन से मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ना ही हमारे पास साइटोसिन हमारे पास एडेनिन से मिलेगा, ना ही हमारे पास गुआनिन जो है वो थायमीन से मिलेगा। गुआनिन हमेशा साइटोसिन से मिलेगा और जो है साइटोसिन जो है वो गुआनिन से मिलेगा। सही है। अगर हमारे पास थायमीन जो है वो किसी एडेनिन के साथ मिलेगा, किसी और न्यूक्लियोटाइड के नाइट्रोजनस बेस के साथ मिलेगा और उसका नाम एडेनिन होगा तो वो डबल बॉन्ड बनाएगा, एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड बनाएंगे। अगर गुआनिन किसी और न्यूक्लियोटाइड के नाइट्रोजनस बेस से मिलेगा तो वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। और अगर साइटोसिन किसी और नाइट्रोजनस बेस से मिलेगा तो वो भी ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। सही है। तो ये था चारगर्स रूल। दूसरी बात ये कि अब हम चलते हैं आगे। तो आपने नाइट्रोजनस बेस भी पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं असली चीज़ की जो मैंने आपको समझानी थी। ये क्रोमोसोम है, सही है। इसके अंदर अगर हम देखें ये हमारे पास डीएनए है, सही है। कैसा बन जाता है यार, ये क्या है? डीएनए है, सही है। ये डीएनए हाईली क्वाइल्ड डीएनए इसको हम बोलते हैं। यानी जो हमारे पास क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है वो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा हाईली क्वाइल्ड होता है। और हाँ, दूसरी बात मैं आपको बताना भूल गया, आप अभी नोट कर लें कि वो जो है न्यूक्लियोप्लाज्म जो है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर दो किस्म की जो है एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। ये दो किस्म के एंजाइम्स हैं जो हमारे पास डीएनए या आरएनए की रेप्लिकेशन में काम आते हैं। यानी उसको अगर हमारे पास एक डीएनए उससे हमारे पास दूसरा डीएनए बनाना है, या हमारे पास जो प्रोटीन सिंथेसिस का अमल है जिसमें हमारे पास क्या होता है कि जो हम करते हैं, क्या नाम है उसका, जो हमारे पास, हाँ, प्रोटीन सिंथेसिस जो हमारे पास करते हैं को वो जो है वो हमारे पास राइबोसोम के अंदर होती है। वो हमारे पास एमआरएनए की ज़रूरत से होती है, जो हमारे पास क्या बनवाता, कौन बनवाता है? डीएनए बनवाता है। डीएनए का एक स्पेसिफिक पार्ट बनवाता है और वो हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज के साथ होती है। ये कुछ एंजाइम्स थे, मैंने आपको बता दिए, सही, आप नोट कर लीजिएगा। सही है। तो मैं ये मिटा देता हूँ, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। सही है। तो ये हो गया डीएनए। डीएनए के बाद हमारे पास मैंने डीएनए आपको बताया नहीं, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। सही है। दूसरी बात ये कि हमारे पास जो 200 न्यूक्लियोटाइड्स
जो हैं, अब आपने न्यूक्लियोटाइड्स का मकसद समझ लिया। एक जो टर्न है, एक टर्न जो है डीएनए का, ये टर्न ले रहा है। देखिए आप, ये जो डीएनए है एक टर्न ले रहा है। इस टर्न में जो है, एक टर्न में हमारे पास 10 नाइट्रोजनियस बेसिस होते हैं। 10 शॉर्टकट में बेसिस, नाइट्रोजनियस बेसिस, सही है, लिख रहा हूँ। 10 नाइट्रोजनियस बेसिस में होते हैं एक टर्न में। अगर हम हमारे पास 200 न्यूक्लियोटाइड्स यानी कंबाइन कर दें और उसके साथ 8 हिस्टोन प्रोटीन्स मिला दें, आपको पता है कि डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स अगर हमारे पास हिस्टोन 8 प्रोटीन्स के साथ मिल जाए तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्या बनता है? न्यूक्लियोसोम इसको हम बोलते हैं। ये मैंने बहुत अहम पॉइंट्स आपको बताई हैं इसके बारे में। और दूसरी बात कि आपने लिख लिया होगा, वरना आप वीडियो पॉज करके लिख लें, सही है। और मैं अभी थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। दूसरी बात ये है कि अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, सही है, क्रोमोसोम्स की टाइप्स पढ़ते हैं। सबसे पहली जो हमारे पास आती है टाइप, वो है हमारे पास मेटासेंट्रिक।